नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु का स्वरूप क्या है, राहु विभिन्न राशियों में कैसे व्यवहार करता है और इसका रिस्पांस हमें इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। और जब भी आप लोगों के द्वारा आशीर्वाद मिले, सम्मान मिले, प्रेम मिले, तो फिर काम करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और फिर हम भी खोज करते हैं। अब हम बात करेंगे आज राहु और कर्क राशि। राहु को समझने के लिए कर्क राशि की तो बात करेंगे, नक्षत्रों की बात करेंगे। राहु ग्रह और रहस्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसा कहना तो राहु को सम्मान देना है, लेकिन हो क्या रहा है, राहु को एक खतरनाक षड्यंत्रकारी ग्रह बना दिया है और जितने अवगुण है उससे जोड़ दिए। जब ये राहु टीवी वालों के हाथ लगा तो उन्होंने इसकी धज्जी उड़ा दी। जितने भी अवगुण हो सकते हैं, जितने नेगेटिविटी हो सकती है, वो सारी राहु से जोड़ती है। जैसे राहु फरेबी है, धोखेबाज है, मतलबी है, चालबाज है, क्रिकेट के रंग बदलता है, आपकी दशा आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, चल रही है तो क्या होगा, और इसके हज़ारों उपाय बता दिए। और ये आपके लिए सबसे घटिया ग्रह है और आपका पतन करने आया है। ये आपको पता नहीं कैसे ज़िंदगी में रोगग्रस्त करेगा, जेल भेज देगा, या जितना हो सकता है टीवी वालों के, अगर आप सीरियल कभी देखे हों तो उसमें आपको सब देखने को मिलेगा क्या क्या गुल खिलाए उन लोगों ने। मैं किसी टीवी सीरियल में दिख रहा था, उन्होंने बोला कि ये घटिया तंत्र करता है, तंत्र करके आदमी को कब्जे में कर लेता है, कब्जे में करता है तो उसके घर को, बच्चों को, पता नहीं किस किस को नुकसान देता है, और फिर उपायों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये राहु के साथ अन्याय है। और राहु एक राक्षसी ग्रह है, ये तो ठीक है, लेकिन जितने राक्षसी अवगुण हो सकते हैं उन्होंने पूरे दिल के साथ इससे जोड़ दिए। ऐसी ही हम बातें सुनते हैं। अगर मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, या 20 साल बाद आने वाली, 20 साल बाद मेरे पास लोग आते हैं कि सर राहु आएगा जब मैं 40 साल का हूँगा तो क्या होगा। अभी आदमी 25 साल का है और 40 साल की चिंता कर रहा है, तो मजाक हो गया। आज से 20-25 साल पहले जब पहली बार टेलीविज़न पर ज्योतिष शुरू हुआ था तो मेरे द्वारा हुआ था। उज्जैन टेलीविज़न था और मैं उसमें प्रतिदिन एक प्रोग्राम करता था आधे घंटे का। वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था शनि के ऊपर। उस समय तक अगर लोग जानते हों तो शनि को लेकर इतनी गलतफहमी थी, वो इतना कन्फ्यूज़न था, और शनि से बुरा कोई ग्रह नहीं था। उस समय राहु की कोई बात नहीं करता था। काल सर्प दोष भी इतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना कि उस समय शनि था। शनि की 7.5 आ जाए, चतुर्थ हो जाए, अष्टम हो जाए। हमने प्रोग्राम का नाम रखा था मानवता का एकमात्र मित्र शनि। और ये प्रोग्राम 6 महीने लगातार चला था और इसका इतना रिस्पांस था, इतना रिस्पांस था, जो लोग जानते होंगे, जिन देखा होगा उन्हें आज भी मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने बोला मानवता का मित्र। मानवता मीन्स अगर आप सद्भाव से रहते हैं, आपका व्यवहार उचित है, आप मानवता अगर आपके भीतर कूट कूट के भरी है तो शनि आपका मित्र है। लोगों ने क्या बोला, मानव का मित्र। और इतने मंदिर कभी आप 25 साल पहले देखिए कितने मंदिर, 4-5 मंदिर थे। शिग्नापुर का मंदिर था एक, इधर कोसी में मंदिर है, ग्वालियर में मंदिर है, वो लिमिटेड से थी। अब ऐसा कोई शहर नहीं है, गांव नहीं है जहां लिखा ना हो शनि का सबसे प्राचीन मंदिर। और हम क्या समझते हैं कि शनि की 7.5 आएगी, दशा आएगी, हम मंदिर में जाएंगे और शनि को प्रार्थना करेंगे, शनिवार के दिन उसको भोग लगाएंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि आपका मित्र नहीं है, आपकी क्वालिटी का मित्र है। अगर आप में क्वालिटी नहीं है, आप अवगुणों से भरे हुए हैं, तो आप भले मंदिर में कुछ भी करके आएँ, उसके बाद भी शनि आपको पटक देगा। तो ऐसा अनर्थ राहु के साथ ना हो, ये मेरा प्रयास है। उससे मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने कुछ और बोला, लोगों ने अर्थ कुछ और लगा, कुछ कोई शनिचरी हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए लोग। राहु एक ऐसा मिस्टीरियस ग्रह है जिसको जाना नहीं जा सकता, उसको जानने का प्रयास किया जा सकता है। और अगर उसको जानना हो तो उसके साथ में एक आत्मसात होना पड़ता है, जबकि हम राहु को देख के भाग जाते हैं। उल्टा मामला है। राहु का जो स्वरूप है उसके हिसाब से राहु के मुकुट के आसपास 6 शक्तियाँ, 6 जो बड़ी इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ हैं वो उसके आसपास घूमती हैं। और
पराविज्ञान या पराशास्त्र, पराविद्या जितनी है उसका राहु मास्टर है। एक अपरा विद्या होती है, परामित्र विद्या होती है। जो परा है वो जानता, जो दूसरे लोक की विद्या का ज्ञाता है। अब आपको बताता हूँ कैसे ज्ञाता है और कैसे हम उसको समझते हैं। राहु के पास 6 बहुत विशिष्ट शक्तियाँ हैं, जिसमें से एक है पराशक्ति। पराशक्ति हो गया दूसरे लोक की शक्ति, और दूसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति। ज्ञान का कैसे सदुपयोग किया जाए, ये शक्ति राहु के पास है। आपको ताज्जुब होगा जानकर। और तीसरी शक्ति इच्छा। इच्छा शक्ति सब में होती है, लेकिन उस इच्छा का प्रयोग कैसे किया जाए, उस इच्छा का लाभ कैसे उठाया जाए, तो ये इच्छा शक्ति उसका मतलब होता है। हर आदमी के पास इच्छा है, कौन इच्छा नहीं रखता, कौन आदमी बड़े से बड़ा नहीं होना चाहता। ये उस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, उसको लगाते कैसे जीवन में, ये खास बात है। शक्ति क्रिया शक्ति, क्रिया योग से लोग जुड़े होते हैं, क्रिया शक्ति। और क्रिया शक्ति जब जागृत होती है तो वहाँ से आदमी का जो भीतरी पूरा आवरण है वो बदलना शुरू होता है और आकाश से जुड़ना शुरू होता है। और ये शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए ये राहु जानता है। ये जो राहु के जो क्रिया शक्ति में एक्सपर्ट हैं वो लोग जानते हैं। अवतार बाबा जी क्रिया शक्ति सिखाते हैं, उनके शिष्य सिखाते हैं, तो इस शक्ति से वो जानते हैं। इसमें महाअवतार बाबा और बहुत सारे उनके वो हैं, लाहरी महाशय वगैरह। तो क्रिया शक्ति, अकेली शक्ति से ही उन्होंने दुनिया में राज कर रखा है। तो ये राहु के सब गुण हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अब इसके पास कुंडलिनी शक्ति होती है। कुंडलिनी शक्ति तो मुक्त शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को भी राहु का स्वरूप सांप का है, और कुंडलिनी का सांप से संबंध है। उसका कैसे लाभ उठाते हैं। और फिर मंत्र शक्ति। तो ये सारी जितनी शक्तियाँ हैं ये बहुत ही विशिष्ट शक्तियाँ हैं, और ये सब राहु के आसपास, मुकुट के आसपास घूमती रहती हैं, बल्कि उसकी सेवा में रहती हैं। तो राहु इतना ज्ञाता था, और इन सब शक्तियों का लाभ, पूरा लाभ एक ही आदमी ने उठाया, और उसका नाम था रावण। ये कथा बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं आज आपसे ये कथा शेयर करता हूँ। रावण के बारे में सब जानते हैं कि रावण 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, इसीलिए उसके 10 सिर थे। ये लोग बहुत जानते हैं। लेकिन रावण ने इसका उपयोग कैसे किया ये मैं आपको समझाता हूँ। जब रावण त्रिकालदर्शी बना तो उसका आधार ज्योतिष था। तो ज्योतिष के आधार पर ही वो त्रिकालदर्शी हो सका, और उसको तीनों जन्मों के बारे में मालूम था, बल्कि और भी मालूम था। इतना उसको मालूम था, तो उसको समझ में आया कि एक मेरा अग्रज है, मेरे कुल का है, वो राहु, उसके पास में ये शक्तियाँ हैं, मैं उससे जाके बात करता हूँ। रावण फिर राहु की शरण में गया, और उसने बोला कि आप तो मेरे अग्रज हैं, मेरे कुल के हैं, राक्षस कुल के हम दोनों हैं, तो मैं ये सब्जी सीखना चाहता हूँ, कैसे बताइए। वहाँ से एक रावण को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पर विष्णु भगवान को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा और रावण का वध करना पड़ा, तो उसमें सारा ताकत राहु की थी। रावण जानता था कि पराविद्या में राहु से बेहतर कोई ऐसा व्यक्ति राक्षस कुल में नहीं है जो मेरी सहायता के लिए आगे आएगा। तो पराविद्या रावण भी समझता था, और पराविद्या का मास्टर था राहु। तो रावण उसकी शरण में जाता है, उससे बोलता है कि आप मेरी मदद कीजिए, और मैं भी आपकी तरह कुछ विशिष्ट होना चाहता हूँ। जब पराशक्ति को आप जान लेते हैं तो आप इस लोक के अलावा अन्य लोगों को भी जान लेते हैं। रावण के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि सब लोगों को जानता था, त्रिलोक का ज्ञान रखता था, विजिट भी कर लेता था। रावण के पास ज्ञान शक्ति अथाह थी, इसीलिए वो इतने शास्त्रों को और वेदों को जानता था। लेकिन ज्ञान शक्ति को कैसे ठीक से उसका प्रयोग किया जाए, यह विद्या भी उसने राहु से प्राप्त की। हम सब जानते हैं कि रावण प्रबल इच्छा का मालिक था, धनी था, और उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी। लेकिन इच्छा प्रबल तो हम सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन उस इच्छा को कैसे फोकस किया जाए कि इच्छा फिर वो फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, वो इच्छित फल दे, उसकी वो जो रहस्य था, वो राहु ने रावण को यह भी बताया। क्रिया शक्ति में तो रावण प्रवीणी था, लेकिन उसके जो रहस्य हैं उसका ज्ञान भी उसको राहु से प्राप्त हुआ। उसके बाद ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो शिव की आराधना करता है, अनन्य भक्त बनता है, और ब्रह्मा जी की पूजा करता है। रावण की कुंडलिनी जागृत थी, तो कुंडलिनी शक्ति उसके पास थी। कुंडलिनी शक्ति जो होती है औरों के भले के लिए होती है। उसने सीखा राहु से कि मैं अपना भला कैसे करूं। ये रहस्य
भी राहु ने रावण को बताया। मंत्र शक्ति का रावण ज्ञाता था और उसका जो शिव का स्रोत है वो आज भी इतना पॉपुलर है, हर जगह सुनने को मिल जाता है। जबकि रावण एक राक्षस है, राक्षस के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन उस मंत्र में वो बीज मंत्र कैसे हो जाए यह रेसिपी उसको राहु ने बताया। इन सारी शक्तियों से सुशोभित होकर रावण अपना सर काट के ब्रह्मा जी को चढ़ा देता था, कभी शिव जी को चढ़ा देता था और फिर वो वैसा का वैसा जीवित हो जाता था। उनसे इन सब शक्तियों के बल पर उसने ब्रह्मा जी से सारे वरदान प्राप्त किए और यह भी वरदान प्राप्त किया कि मैं अमर हो जाऊं। तो उन्होंने उसके नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया। इस सब के बाद राहु अमर है, रावण अमर नहीं है। ये राहु और रावण में अंतर भी है। मुझे अगर राहु पे कुछ बोलना पड़े तो पूरा ग्रंथ लिखना पड़ेगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि में भी खास तौर से हम क्या समझते हैं कि राहु कर्क राशि में तो क्या करेगा। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि राहु कर्क राशि में तो 3 सवा 2 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। एक पुनर्वसु है, एक पुष्य है और एक आश्लेषा है। तो इसमें जो पैदा होते हैं लोग, उनको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, वो कैसे फिर उन चैलेंजेस से पार करते हैं या नहीं करते हैं, यह हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक कुंडली है जिसमें हम इस नक्षत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर राहु है। और राहु जब कर्क राशि में होता है, राशि तो कर्क ही रहेगी, तो इसका स्वामी चंद्रमा है। तो ये भी एक कारण है, कई लोग राहु को कर्क में देख के, क्योंकि वहाँ का राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो बहुत सारी बात कर देते हैं नेगेटिव। लेकिन यही यहाँ पर राहु जो 3 सवा 2 नक्षत्र हैं, अलग अलग तरह से उन पर विचरण करता है। तो मेरे पास कुंडली है युवराज सिंह की, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं और ऑलराउंडर थे। बहुत कमाल के बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जो 2011 का हम जीते थे, उसके वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। बहुत कमाल की चीज़ है। उन्होंने वनडे में 6 छक्के भी लगाए थे एक बार। तब भी हम T20 का जो वर्ल्ड कप पहला था वो जीते थे 2007 में। तो उनका जिक्र करने में अपने आप एक जिक्र में स्वाद भी है, अच्छा भी लगता है, आज भी अच्छा लगता है। उनका जो राहु है, कुंडली आपके सामने है, चतुर्थ भाव में। हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख रहे कि कौन से लग्न है, कौन सा क्या है, या इनका कर्क लग्न है, लेकिन नहीं सॉरी मेष लग्न है, मेष लग्न है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर कर्क राशि में राहु है और ये नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र थोड़ा सा मिलता है, 3 डिग्री 20 मिनट तक का ही मिलता है, शुरू में मिलता है। और इसका जो स्वामी है वो है गुरु। पुनर्वसु का स्वामी गुरु है। अगर आप युवराज सिंह के कैरियर को देखें तो इनके फादर भी योगराज भारतीय क्रिकेट में खेले थे, सफल नहीं हुए थे। शुरू में उन्होंने बड़ी मदद की इसके लिए, अपने बच्चे के लिए। और ये सारा जो हुआ अपने प्रयासों से हुआ। शुरू में मदद की इनके फादर ने, लेकिन बाद में फैमिली को डिस्प्यूट थे। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, उनसे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन जब राहु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो वो गुरुवत हो जाता है, गुरु की तरफ हो जाता है। और उसमें जो अवगुण है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके अवगुण वहाँ नहीं रहते और वो अपने को सिद्ध करना चाहता है। फोर्स राहु का रहेगा और अप्रोच गुरु की रहेगी। ये नक्षत्रों को हमको समझेंगे तब हम राहु को ठीक से समझ पाएंगे। अगर हम सीधा देखेंगे सिंह राशि में राहु है और एक कमाल हो गया सूर्य का, तो उससे दुश्मनी थी, ऐसे ज्योतिष नहीं होता। ऐसे ज्योतिष का मजाक तो होता है, ज्योतिष नहीं होता। तो जब ये गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की मित्रता कर्क राशि से है और जो राजयोग बनता है सबसे बड़ा गजकेसरी चंद्रमा और गुरु का बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसके नक्षत्र में है राहु तो राहु फिर गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि अगर आदमी इच्छा शक्ति के साथ अपने प्रयत्न करेगा। इच्छा शक्ति के तो इतने धनी थे युवराज सिंह कि वर्ल्ड कप में जब उनको कैंसर ही हो गया था, खून भी निकल रहा था, 2011 की बात है, आप सबको याद होगा। इस सब के बाद भी इतने
इतनी यातना के बाद भी उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरे साथ क्या है। उसके बाद ही मालूम पड़ा कि उन्हें कैंसर है। फिर वो गए, कैंसर का इलाज कराया, वो ठीक हो गए। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। तो राहु कर्क राशि में हो, गुरु के नक्षत्र में हो, पुनर्वसु में हो, तो राहु मित्रवत हो जाता है, राहु गुरुवत हो जाता है और राहु कृपालु हो जाता है। हमको राहु को ठीक से समझना पड़ेगा। ये फिल्मी राहु नहीं है, कुछ भी बोल दिया जाए। एक और कुंडली है मेरे पास, ये भी क्रिकेटर की है, गौतम गंभीर की है। गौतम गंभीर को मैं जानता हूँ जब वो इतना बड़ा था। वो अपनी माँ के साथ, मामा के साथ आया करता था। उसका एक ही प्रश्न होता था कि अंकल विल आई प्ले इंडिया। मैं उसको बोलता था एक ज़माना आएगा, समय आएगा कि भारतीय टीम जो बनेगी क्रिकेट की तुम्हारे नाम से शुरू होगी। तो ही वॉज एन ओपनर। तो पहले गौतम गंभीर, फिर तेंदुलकर, ये सब नाम आते थे। तो ऐसा भी हुआ। अब इनका देखिए, इनका भी आपके सामने है, मिथुन लग्न है और द्वितीय भाव में कर्क में ही राहु है। यहाँ पर राहु कर्क में है लेकिन नक्षत्र बदला तो पूरा व्यक्तित्व बदल गया। यहाँ पर राहु जो है पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का जो देवता है वो बृहस्पति है, मैं देवता की बात कर रहा हूँ, जबकि नक्षत्र का स्वामी शनि है। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों के गुण मिलेंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र सबसे बढ़िया शुभ नक्षत्र होता है। अगर कोई भी दिन हो, अगर पुष्य नक्षत्र हो तो वो मुहूर्त अपने आप में शुद्ध हो जाता है। उस दिन कोई भी नया काम किया जाए, मैं गांव में सुनता था मैं कि ये दुकान पुष्य नक्षत्र में खुली थी, तो उसके बाद दुकान नमकीन की दुकान थी, कभी रुकी नहीं, चलती चली गई। तो पुष्य नक्षत्र में दो गुण हैं। तो आपने देखा ही है इनको खेलते हुए, गौतम गंभीर को। तो इनमें सात्विकता भी थी और एग्रेशन भी था। एग्रेशन शनि का था। जब एग्रेसिव जो होते थे तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। और कई बार शुरू में ये बोलते भी थे मेरे को कि एग्रेशन के कारण आउट हो जाते थे। वेल सेट ही वॉज, बट सडनली वो दूसरा शनि घुसा दिमाग में और शनि राहु मिले, अपने विकेट खो के चले गए। ऐसा कई बार कहते थे। तो जम गया तो भी डाउट करते थे जब सेंचुरी ना हो जाए। तो ऐसा भी चला, बट ओवरऑल उनका कैरियर बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी है और शनि भी है। तो गुरु ने धीरे धीरे उनको चैतन्य किया, उनकी चेतना को वापस किया। उनको समझ में आया कि क्या मैं एक दिन ऐसा कभी करूँगा। तो ये सारी बातें, मैं तो बहुत कुछ उनके बारे में जानता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे को एक बार बोले थे कि क्या मैं कभी सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ इन सब के सामने अपना प्रदर्शन कर पाऊँगा। मैंने कहा ऐसा मत सोचो, प्रदर्शन करो, उनसे बेहतर हो जाएगा। बेहतर तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी समकक्ष अवश्य हो गया। और जो हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे वनडे वाला, उसमें इनका रोल सबसे ज़्यादा था। लास्ट वाली इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ। और 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें भी इनकी बड़ी भारी भूमिका है। तो देखिए सम्मान कहाँ कहाँ मिलता है। और जगह प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ जीते। इसके बाद ये जो कोलकाता की टीम थी उसके कैप्टन बने, उसको भी जिताया। तो सब तरह के सम्मान लेके आज भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो पुष्य में जब राहु होगा तो उसका रोल अलग होगा, जब पुनर्वसु में होगा तो अलग होगा। अब हम एक और कुंडली देखते हैं, जब राहु आश्लेषा में होगा तो क्या करेगा। मेरे पास तीसरी कुंडली है करीना कपूर की। तो करीना कपूर की कुंडली है और इनका भी राहु जो है वो कर्क में है, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र जो है अलग है। नक्षत्र जो है वो है आश्लेषा। अब आप यहाँ पर देखिए फ़र्क आए। इनकी जो बड़ी बहन थी करिश्मा कपूर, वो जब फिल्म में आई तो उनका बड़ा विरोध हुआ। उस समय राज कपूर जिंदा भी थे, वो नहीं चाहते थे। कपूर ख़ानदान के लोग शुरू में नहीं चाहते थे कि उनकी लेडीज़ फिल्मों में काम करें, इसलिए बबीता ने नहीं किया, नीतू सिंह ने नहीं किया काफ़ी लंबे समय तक। ऐसा चाहते थे कि उनके घर की बेटी ना आए, उसको करिश्मा को तो प्रॉब्लम हुआ, इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ कोई भी। तो यहाँ पर राहु जो है आश्लेषा के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। तो जब ये शुरू की इसकी कुछ फिल्में आई थी, आई थिंक अशोका थी, अशोका, और उससे ही हिट हो गई थी वो। उसके बाद इस करीना कपूर ने अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे तरह से आज सेटल हैं।
एक तो राहु की बुद्धि बहुत ही शार्प है, किसी भी स्थिति को, रहस्य को जानता है। और बुध जो है वो प्रति उत्पन्न मति देता है, तत्क्षण, एट द स्पर ऑफ मोमेंट यू डिसाइड। तो एक तो रहस्य को जानता है, रहस्य क्या है, एक्टिंग का रहस्य क्या है, या गेम का रहस्य क्या है, या पॉलिटिक्स का रहस्य क्या है, जो भी आपका, या साइंस का रहस्य क्या है, या मेडिसिन का रहस्य क्या है, या ऑपरेशन कैसे सफल होता है, क्यों असफल होता है, या प्रिडिक्शन करने का रहस्य क्या है, जो भी आपका क्षेत्र हो। तो वहाँ पर राहु आपको वो नेक देता है, अनकैनीनेस देता है कि आप उसको गहराई में जाके समझें कि इस आदमी की समस्या कैसी है या मेरी समस्या कैसी है, मैं इस समस्या से निकलूँ तो कैसे करूँ। और जब बुद्ध के साथ होगा तो बुद्ध के साथ वो तात्कालिक रूप से योग कारक हो जाता है। ये कोई शब्द नहीं है ज्योतिष में, वो मतलब फ्रेंडली हो जाता है, अतिशय फ्रेंडली हो जाता है। अतिशय फ्रेंडली हो जाएगा तो कहीं से कहीं पहुँच जाएंगी। और जब ये बीच में प्रेग्नेंट हुई थी पहली बार तो इनके उसके ही फ़ोटो चलते थे। ये एक नया ट्रेंड ने शुरू किया था कि टमी बम्प जो होते हैं उसका लेकर काफ़ी किया था। तो एक ट्रेंड सेटर हैं, एक्टिंग में भी, जीवन में भी। आज वेल सेटल्ड हैं, परिवार में हैं, और सैफ अली खान की पत्नी हैं। बाकी उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। लेकिन कैरियर में अगर आप देखें तो राहु का जलवा मैं आपको बता रहा हूँ। हमको मात्र राहु एक राशि में देख के, चंद्र राशि में देख के हम राहु की बात नहीं कर सकते। हमको उसके नक्षत्रों को देखना पड़ेगा, डिग्रियों को देखना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत सारी बातें देखता हूँ, मैं पता नहीं क्या देखता हूँ, मैं तो इसमें भी हज़ारों बातें देखता हूँ। लेकिन मैं जो मैं कह पा रहा हूँ इतना ही अगर आप देख लें, इतना ही कोई देख के बात करे तो आपके प्रेडिक्शन का अंदाज़ बदल जाएगा। आपके पास एक एडवांस प्रेडिक्टिव टेक्निक होगी, कैसे व्यक्ति की समस्याओं को समझा जा सकता है। आजकल बड़ा अफसोस की बात है, ज्योतिष नहीं हो रहा, सिर्फ उपायबाजी हो रही है। उपाय ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उपाय तब जब समझ में आए ज्योतिष क्या है, समस्या क्या है, क्या उपाय लगेगा नहीं लगेगा, इसका हम विचार नहीं कर रहे। और इवन ग्राहक भी जो कहता है, क्लाइंट भी कहता है उपाय बता दो पंडित जी। पंडित जी भी मुश्किल में हैं, लेकिन हमको इस प्रथा को तोड़ना पड़ेगा। मैं तो अपना काम करूँगा। धन्यवाद।